चौथे सेमेस्टर का 2016 का पेपर, ठीक है। और इसे हम लोग पढ़ेंगे जिसमें मैथ का हमारा 2016 का जो भी पेपर हुआ था, एक्चुअली में ये 2016 में 2 बार पेपर हुआ था। तो इस सेक्शन का हम लोग पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसमें लिखा गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आपके 5 क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ के आते हैं, याद रखिएगा। इसमें पहला सवाल आपका पूछा गया है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है, मतलब एक नंबर है और उसके वर्गमूल में 2 अंक हैं। जैसे मान लो कि अगर 100 का हम लोग वर्गमूल निकालें, ठीक है, तो 100 का वर्गमूल में कितना आएगा, 10 आएगा। इसी तरह से अगर हम 400 का वर्गमूल निकालें तो हमें कितना मिलता है, तो हमें मिलता है 20। तो कहा गया है कि किसी संख्या के वर्गमूल में कम से कम कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो आप देखो, संख्या अगर 3 अंक की है तब जाके उसके वर्गमूल में 2 अंक है। अब इससे कम अगर थोड़ा भी कर दोगे, जैसे 9 किसका वर्गमूल होता है, तो 81 का। 81 कितने अंक की संख्या होगी, 2 अंक की। हमें क्या देखना है कि संख्या के वर्गमूल में ही 2 अंक आ रहे हैं, जैसा कि ये 10 हो गया। तो जब संख्या 3 अंक की होगी या 4 अंक की होगी, तभी उसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। इस तरह से हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3 अंक की या 4 अंक की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 3 सही 3/8 का घनमूल क्या है। तो 3 सही 3/8 को अगर हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये 3 सही 3/8 को हम लिख सकते हैं 8 3 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27/8। जब भी इस तरह का घनमूल आपको निकालना हो तो देखो, घनमूल का सिंबल ये होता है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पावर 1/3 होता है, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, मैं दोनों तरीके बता रहा हूं, कभी भी आपको मिलेगा तो कंफ्यूज मत होइए। अब 27 का जो घनमूल होता है वो 3 होता है, क्योंकि 3 3 का 9 27। देखो 27 को आप लिख सकते हो 3 × 3 × 3, और 8 को लिख सकते हो 2 × 2 × 2, ठीक है, 2 × 2 × 2। तो इस तरह से इनका जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 3/2। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है एक वर्ग का विकर्ण 5 करड़ी में 2 है। याद कर लो कि वर्ग का जो विकर्ण का फार्मूला होता है वो a√2 होता है, जहां a जो है वो है भुजा। ये फार्मूला है, अगर आपको याद हो रहा है तो याद कर लो, नहीं तो आपको आई बटन पे, ऊपर आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करके देखोगे तो आपको पूरी मैंने प्लेलिस्ट दी है, जिसपे आप लोग जा करके पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हो, जहां मैंने समझाया कि ये a√रूट होता कैसे है, ये भी मैंने समझाया, ठीक है। यहाँ समझाने में वक्त लग जाए। सो अगर हम कंपेरिजन कराएं a√2 से 5√2 का, तो ये √2 से √2 कैंसिल, a का मान कितना हो गया, 5। पूछा गया है वर्ग की भुजा बताइए, मैंने बताया a जो है वही वर्ग की क्या होती है, भुजा होती है। सो a का मान कितना हो गया, 5, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो देखो, इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, दूसरी चीज कर सकते हो कि यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो हम cos स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं cos थीटा का होल स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितने के, 1/2। अगर यहां से cos थीटा की आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे निकलेगा 1/√2। अब देखो, cos थीटा में कितने अंश का मान होता है, 1/2, तो वो होता है 45 अंश का। दोस्तों मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, आपको इस आई बटन पे क्लिक करने के बाद पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां मैंने ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत अच्छे से पढ़ाई है, जाके वहां पे देख सकते हो। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री। अब अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई तो हमें फाइंड आउट करना है साइन स्क्वायर थीटा का मान, और ये साइन स्क्वायर 45 अंश हो जाएगा। इसको लिख सकते हो साइन 45 अंश का होल स्क्वायर, ठीक है। और साइन 45 अंश का मान होता है 1/2, और इसका भी स्क्वायर करोगे तो क्या आपको क्या मिलेगा, 1/2। सो दैट्स वाई मान हमारा कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन सही, यानी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संलग्न आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ बिंदु O जो है वो वृत्त का केंद्र है। कोण ABC 40 अंश दिया गया है, यानी कोण ACB 40 अंश दिया गया है, यानी यहाँ पे 40 डिग्री होगी। उसके बाद दिया गया AOB का मान बताओ, तो देखो एक ही चाप के द्वारा, यानी ABC के द्वारा इस परिधि पर भी बना हुआ है, और इसी चाप के द्वारा इसके केंद्र पर भी कोण बना हुआ है। तो जब एक ही चाप के द्वारा परिधि पर कोण बना हो और उसी के चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण हो, तो एक प्रमेय पढ़े होगे कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, यानी केंद्र पर कितने अंश का कोण बन जाएगा, 80 अंश का। सो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सही, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया संख्याओं
1 0 5 0 7 0 8 9 का बहुलक। देखो बहुलक मतलब क्या होता है कि आपकी दी गई सीरीज में कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है, यानी उसकी बारंबारता अधिक होनी चाहिए। तो देखो 0 1 2 3 बार 0 अकेले आया है, सो दैट्स वाई हमारा जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा 3। अब बात आती है आप लिखोगे कैसे, तो आप जब हल डाल के लिखोगे तो आप लिखोगे, चूंकि बहुलक अधिक बारंबारता वाली संख्या को ही बहुलक कहते हैं, तो सबसे अधिक बारंबारता वाली संख्या कौन सी होगी 0। तो बहुलक का जो आंसर होगा वो 0 होगा, 3 नहीं होगा। 3 तो इसकी बारंबारता है, याद रखना, ठीक है। तो बहुलक हमारा क्या होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, घनमूल निकालना है आपको 125 गुणे 343 का। बहुत सिंपल वे में समझो, 125 का सबको याद होता है, घनमूल कितना होता है 5। 343 का मैं बता रहा हूं, देखो 4 3 कितना होता है 7, फिर 4 3 कितना होता है 7। तो हमेशा बस याद रखो कि जब भी 343 मिले तो उसका घनमूल हमेशा 7 होगा, इस चीज को याद रखना। और 125 का 5 हो गया, दोनों का गुणा करा दो तो आंसर कितना हो गया 35। इस तरह से आपका आंसर होगा। अब जब 243 और 343 में कंफ्यूजन होती है, इस चीज को याद रखना, ये 243 जो होता है ये 3 के पावर में 5 करके होता है, कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। और 343 जो होता है ये 7 का घन होता है, इस तरह से याद रखना, कभी कंफ्यूज्ड मत होना। क्योंकि देखो जब अकेला 3 मिलेगा तो ये 3 के पावर में संख्या मिलेगी, और अगर 2 बार 3 मिला, या दूसरा तरीका ये है 4 3 7 फिर 4 3 7 या 3 4 7 4 3 7, ये बात एक ही आती है। तो इसलिए याद रखो 343 हमेशा किसका घनमूल होता है 7 का। और मैंने आपको घनमूल के टॉपिक पढ़ाते समय वहां पे पूरा बताया किन किन संख्याओं का क्या क्या घनमूल और कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। तो देखो अगर इस तरह से हमारा जो बेलन है, अगर इस तरह से हम बनाए एक बेलन को, ठीक है, तो कहा गया है कि इसके आधार की त्रिज्या मतलब यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 5 सेंटीमीटर की। और इस बेलन की जो ऊंचाई है वो कितने की है 14 सेंटीमीटर की, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि बेलन का वक्रपृष्ठ बताओ। देखो वक्रपृष्ठ क्या होता है दोस्तों, ये जो गोल गोल सा साइड होता है इधर वाला, यही हमारा वक्रपृष्ठ होता है, ठीक है। और ये कैसे निकलेगा, तो इसका फार्मूला क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। देखो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है, आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है सरफेस एरिया होता है, उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। और जब टोटल सरफेस एरिया होता है यानी TSA होता है, उसमें होता है देखो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, इसमें से 2 पाई आर कॉमन कर दोगे तो आपको मिलेगा r प्लस एच। इस तरह से टोटल सरफेस एरिया होता है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये 2 पाई आर एच। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो तो 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, r का मान कितना मिला है 5 मिला है, और h का मान कितना मिला है 14 मिला है। तो r का मान हमें लिख देना है 5 और h का मान 14। 7 से काटोगे 7 दूना 14, 5 दूना 10, 10 दूना 20, और 20 का 22 में गुणा कराओगे तो 22 दूना 44 होता है, एंड 0 और सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यह एरिया लिखा गया है, तो जहां जहां एरिया होता है इनका मात्रक हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है। अब चूंकि वैल्यू सारी सेंटीमीटर में दी गई थी, यही छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी एग्जाम में जाकर के, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है 9/49 a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। तो देखो कैसे ये होगा, बहुत आसान से हम लोग आराम से देखते हैं। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b एंड a प्लस b। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसको हम हल कर सकते हैं उसी फार्मूले से, यानी 9/49 a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3/7 a का होल स्क्वायर, ध्यान से समझना, एंड 4b को लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कंपैरिजन कराओगे तो इस कैपिटल A की जगह पे 3/7 a मिला है और इस कैपिटल B की जगह पे 2b मिला है। अब देखो इनका फार्मूला क्या मिला था हमें, a माइनस b एंड a प्लस b। तो इसकी जगह पे कैपिटल A की जगह पे हमें क्या मिला है 3/7a, तो इसको लिख सकते हैं 3/7a माइनस कैपिटल B की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2b, तो 2b लिख देंगे। फिर कैपिटल A की जगह पे हमें क्या मिला है 3/7a, तो 3/7a प्लस 2b, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा, ये गुणनखंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लिखा गया है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात कीजिए। दोस्तों समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, वर्ग का क्षेत्रफल याद रखिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अब फिर मैं बता रहा हूं, आई बटन पे मैंने आप क्लिक करके देख सकते हो, मैंने पूरी लिस्ट पढ़ाई है, आप लोग उनको जाके जरूर से जरूर पढ़िए। समचतुर्भुज से क्वेश्चन जरूर आते हैं। यहाँ ये ऐसा टॉपिक है जहां से 3 नंबर आता है, याद रखना। समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज 3 नंबर ये देगा। ट्रिग्नोमेट्री आपकी 3 नंबर देके जाती है। एंड आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका पासा होता है यानी प्रायिकता, ये भी आपको 2 से 3 नंबर देके जाती है। तो अगर आप जोड़ोगे तो 3 दूना 6, 6 3 9, कम से कम 25 नंबर के पेपर में अगर आपको 8 से 9 नंबर से 2 टॉपिक में मिल रहे हैं तो उनको जाके पढ़ लो, कंफर्म कर लो। अब समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, विकर्णों का गुणनफल, जिसको दूसरी भाषा में अगर मैं समचतुर्भुज बना के दिखाऊं आपको तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, और चारों भुजाएं समान होती हैं। अब अगर इसको हम नाम दे दें ए बी सी एंड डी तो इसका जो विकर्ण होंगे वो ए सी और बी डी होंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे ए सी इंटू बी डी, ठीक है, और इसी को दूसरी भाषा में लिखा जाता है 1/2 ए सी को डायगोनल फर्स्ट लिखते हैं एंड बी डी को डायगोनल सेकंड लिखते हैं। तो ये समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानना चाहते हो तो वो होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र को याद रखने के लिए आपको आयत का क्षेत्रफल याद रखना होगा। देखो कैसे होता है, अब यहां से अगर डॉट बना दोगे तो ये इसकी हाइट हो गई और ये इसका आधार हो गया। तो इस तरह से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जब भी समलंब आपके क्वेश्चन में आए तो आप हमेशा गमले का एग्जाम्पल लो। गमला मैं बार बार बताया हूं, पढ़ाते वक्त भी बताया उस चीज को। इस तरह से आपका गमला बनता है, ठीक है। इसमें भी ये हमारी हाइट हो गई, ठीक है, और पहला बेस ये हो गया एंड दूसरा बेस ये हो गया। तो इस तरह से इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 गुणे B1 प्लस B2, जिन्हें हम बोलते हैं समांतर भुजाओं का योगफल। देखो ये B1 और B2 एक दूसरे के समांतर भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें हम समांतर भुजाओं का योगफल बोलते हैं B1 और B2 को। एंड मल्टीप्लाई बाय H, या इसी को उनके बीच की दूरी कहा जाता है। किनके? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कहा जाता है। तो इस तरह से समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज तीनों के बारे में आप लोगों ने जान लिया, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, सो हमें तीनों के लिए रेडी होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो ये आपका अगर एक सर्किल है और यहां से हम यहां तक, तो व्यास क्या होता है? ऐसी जीवा, वृत्त की ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती हो। यानी अगर ये ए बी व्यास है तो इसका मान कितना हो गया? 14। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 की हो जाएगी। वृत्त की परिधि आपसे पूछा है, तो परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है? परिधि बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर। देन 2 मल्टीप्लाई बाई पाई का मान होता है 22/7, आर का मान भी हमें कितना मिला है? 7 मिला है, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर, ये हमारी परिधि हो गई। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, देखो ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है समलंब, देखो अब यहां पूछा क्या गया? समलंब का क्षेत्रफल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया समलंब का क्षेत्रफल मतलब 1/2 गुणे B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई बाई H, ठीक है, यही मैंने बताया। अब यहां के क्वेश्चन जो आपके दिए जाते हैं, देखो दोस्तों इतनी आसान क्वेश्चन दिए जाते हैं कि अगर एक बार आप पढ़ लो, सिर्फ एक बार पढ़ लो, रट ही लो, तब भी आप 2 नंबर पा जाओगे। कैसे? यहां साफ लिखा है कि इनकी समांतर भुजाएं 15 मीटर, यानी B1 का मान 15 मीटर और B2 का मान कितनी हो गई? 8 मीटर। फिर लिखा गया उनके बीच की दूरी, जो कि मैंने आपको बताया। अब समलंब जैसे ही आपको कहा जाए तो आप गमला याद करो, ये हो गया आपका गमला एंड ये हो गई उसकी हाइट, यही हो गई उनके बीच की दूरी। इसी को कितने में बताया गया है? 12। तो ऊंचाई हो जाएगी इसकी 12। अब इस तरह से अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई B1 की वैल्यू हो गई 15, B2 की वैल्यू हो गई 8 एंड ऊंचाई हो गई हमारी 12। अब 1/2 से अगर इसको काटोगे तो 6 हो जाएगा, और 15 और 8 कितना हो गया? 23 और गुणे 6। तो इसको जब गुणा कराओगे तो आपका 138 आ जाएगा। 20 छका 120, 3 छक 18, 138 आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि देखो हर जगह, मीटर स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि हर जगह क्या दिया गया है? मीटर दिया गया है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है।
अब क्षेत्रफल का मान ही होता है वर्ग मीटर, तो इसलिए यहाँ स्क्वायर हमारा मात्रक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है समीकरण 6x² - x - 2 को हल कीजिए। देखो इस तरह के समीकरण को हल करने को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, देखो 6x² - x - 2 = 0। सबसे पहले इस 6 का हम इस 2 में गुणा कराएंगे, तो जब गुणा कराओगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 12। ठीक है, अब ये देखना होता है कि x के पास क्या है, तो x के पास 1 है, जहां कुछ नहीं है वहां 1 है दोस्तों, यहां 1 है। ठीक है, अब ये 1 लाना कैसे है, तो ये जो 2 होता है ना, यानी c जो होता है, इसके पास का ये सिंबल बताता है कि 1 लाना कैसे है। तो कैसे लाना है, घटा के। अब 12 का आपको ऐसा गुणनखंड करना पड़ेगा कि जब उन दोनों संख्याओं को एक दूसरे में से घटा दें तो जो हमें उसका प्राप्त फल मिले वो 1 के बराबर हो। तो देखो 4 × 3 = 12, 4 में से अगर 3 को घटाओगे तो 1 मिलेगा। तो अब हम लिख सकते हैं 6x² माइनस, देखो सिर्फ 1 को आप डिस्टर्ब करोगे, 1 को हम लिख सकते हैं 4 - 3। बिल्कुल देखो 4 में से 3 घटाओगे 1 ही रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं कर रहा है। एंड x - 2 = 0। मैं फिर से समझाता हूं, आप सबसे पहले इसका गुणा इसमें कराओगे, यानी x² का जो गुणांक होगा उसका गुणा आप c वाले पोर्शन में कराओगे, क्योंकि हमारा जो समीकरण होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। ये द्विघात का व्यापक समीकरण होता है। ठीक है, अब जब गुणा करा लोगे तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करना होता है कि इस यक्स का गुणांक कितना है, इसको सेट करना होता है और इस चिन्ह के अकॉर्डिंग सेट करना होता है। तो ये चिन्ह माइनस में है। ठीक है, ये गलती बहुत सारे बच्चे कर देते हैं कि चिन्ह नहीं देखते हैं और सेट कर देते हैं जबरदस्ती, तो इसकी वजह से कभी कभी क्वेश्चंस जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं। एंड माइनस का जब गुणा कराओगे तो देखो 4 के पास प्लस है, तो प्लस और माइनस तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि देखो प्लस के पास 2 डंडे होते हैं और माइनस के पास 1 डंडा। जब भी लड़ाई होगी तो ये 1 डंडा तो कैंसिल, 1 डंडा बच गया, सो दैट्स वाई माइनस यहां पे बचता है। अभी माइनस और माइनस सेम है, तो सेम की जब लड़ाई कराओगे ना तो ये खुद कैंसिल हो जाएंगे। जहां कुछ नहीं होता है दोस्तों वहां क्या होता है, वहां प्लस होता है। तो सबसे पहले माइनस और प्लस का जब हमने गुणा कराया तो हमें माइनस मिल गया एंड 4 मिल गया, और इस यक्स का भी तो गुणा होगा, सो यहाँ पे -4x। अब इस माइनस का इस माइनस में गुणा कराओगे तो आपको प्लस मिल जाएगा एंड 3x हो जाएगा एंड -2 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखो यक्स तो कॉमन है ही, साथ साथ में कुछ और कॉमन मिलेगा, 2 मिलेगा, बाहर कर लो। क्या बचा यहाँ पे, तो 3 बचा एंड यक्स बचा। क्यों, क्योंकि 3 दूना 6 और यक्स का यक्स में गुणा कराओगे तो x²। इसी तरह से अब आपने 4x में से यक्स तो निकाल ही लिया, यानी यक्स को तो बचा ही नहीं, बचा गया 4, तो यहां पे क्या बच जाएगा 2। जैसे ही आपको एक ब्रैकेट मिल जाए, मैं दूसरा तरीका बताता हूं, तुरंत दूसरे ब्रैकेट में वही वैल्यू लिख दो, बराबर 0 लिख लो। अब आपको सिर्फ इतनी चीज को सेट करना है। देखो यहां 3x - 2 पहले से मिल चुका है, कितने का गुणा करा दोगे कि 3x मिल ही जाए, तो 1 का अगर गुणा करा दें तो 3x मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से ऐसे कर सकते हो। अब इन दोनों में कॉमन कौन सी चीज है, तो वो हो गई हमारी 3x - 2 कॉमन हो गई। बचा क्या, 2x + 1 = 0। यहां सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपको लेना पड़ेगा, यदि 3x - 2 = 0, मतलब एक बार इसके साथ 0 लोगे और एक बार इसके साथ 0 लोगे। ठीक है, तो आपको 3x का मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा एंड x का मान कितना मिलेगा, 2/3। अब इसी तरह से अगर आप लोगे यदि 2x + 1 = 0, देन आप क्या लोगे, 2x = -1, देन x = -1/2। तो इस तरह से आपका दूसरा आंसर होगा x = -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो दिया गया है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर की है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की है। देखो ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। अब शंकु कैसे बनता है, जैसे बर्थडे कैप हमारी होती है, इस तरह से हमारा एक शंकु बनेगा जिसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, तो तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, ये वाली जो लेंथ होती है, तो ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। याद रखो तिर्यक ऊंचाई को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और इस L की वैल्यू कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और इस त्रिज्या की वैल्यू हो गई 6 सेंटीमीटर। और एक और चीज समझो कि L की वैल्यू जो होती है वो होती है √R² + h²। ठीक है, अब दूसरी भाषा में लिख सकते हो L² = R² + h²। ठीक है, मतलब हमें रेडियस पता है, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ पता है, ये 6 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, लेकिन ये जो हाइट है हमारी इस शंकु की वो हमें नहीं पता है। जब तक ये पता नहीं होगा हम शंकु का आयतन निकाल नहीं सकते।
अब शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हमें यहां से एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। एल की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो 10 का स्क्वायर लिख दो। आर पता है 6 का स्क्वायर है प्लस एच का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर 100 होगा, ये 6 का स्क्वायर 36 होगा, तो 100 में से जब इधर भेजोगे तो 36 घट जाएगा, बचेगा 64 बराबर एच स्क्वायर के। अब 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर हो सकता है बराबर एच स्क्वायर के, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 8 बराबर कितना हो गया एच के। यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो 1/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर का मान कितना दिया गया है, तो आर का मान आपको पता है 6 दिया गया है, तो यहाँ पे 6 लिख दो, 6 का स्क्वायर हो जाएगा एंड एच का मान कितना आ गया 8। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आयतन निकल के आएगा, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। तो दिया गया है एक दिए गए चित्र ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। जो ABCD है एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखो चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी में बताता हूं कि जो सम्मुख कोण होते हैं, मतलब कोण D और कोण B, ये दोनों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब अगर हम जोड़ दें कोण A प्लस कोण C तो ये भी कितने के बराबर होगा 180 डिग्री के। तो इस चीज को याद रखना। तो दिया गया जिसका कोण B जो है वो 95 डिग्री का पहले ही दिया गया है, पूछा गया है तो D का मान बताओ। तो चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के कंडीशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कोण B एंड प्लस कोण D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैंने आपको बताया और मैं इसको पढ़ाया भी हूं, आप आई बटन पे ऊपर क्लिक करके, यहां पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो कोण B की वैल्यू हो गई 95 डिग्री एंड D की वैल्यू हो गई 180 डिग्री। तो B की वैल्यू यहां पे पुट कर दो 95 डिग्री और D की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इस 95 को जब इधर भेजोगे तो आपको D का मान मिल जाएगा 85। सो हमारे D का मान कितना हो गया 85 अंश, ठीक है। इसी तरह से दिया गया है कोण A इज इक्वल्स टू कोण C। अब चूंकि मैंने ये बताया कि जो भी सम्मुख कोण होते हैं इनका योगफल 180 ही होता है, मतलब A प्लस कोण C बराबर कितने के 180 के। अब सवाल में दिया गया है A बराबर C के, तो A का मान आप यक्स मान लो, इसका मतलब C भी हमारा कितना हो जाएगा यक्स हो जाएगा। तो यहां पे रख दो यक्स प्लस यक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन x डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी x का मान कितना आ गया 90 अंश। 2 से यहां भाग करोगे तो 90 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया संख्या 7, 14, 12, 19, 21, 24 और 11 की माध्यिका बताइए। सबसे पहला काम, कुछ भी आपको दिया रहे चाहे माध्य माध्यिका बहुलक, तो सबसे पहला काम जो भी संख्याएं या सीरीज आपको दी गई हो उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लीजिए। अब अगर आरोही और अवरोही में कंफ्यूजन हो रही है तो सीधी भाषा में समझो कि एक तरह से या तो बड़े सीक्वेंस में लिख लो या तो छोटे में लिख। तो हम लोग बड़े सीक्वेंस में लिख लेते हैं, तो उसमें हमारा आ जाएगा 7, फिर हमें मिलेगा 11, फिर हमें मिलेगा 12, फिर हमें मिलेगा 14, फिर हमें मिलेगा 19, फिर मिलेगा 21 एंड फाइनली मिलेगा 24। हो गया, काउंट कर लो 3, 3, 6 और 1 7। हमारे पास भी 3, 3, 6 और 1 7, ठीक है। अब यहां पे पदों की संख्या बहुत जरूरी होती है तीनों फॉर्मेट में, चाहे माध्य माध्यिका बहुलक निकालो तो पदों की संख्या कितनी हो गई 7। यहीं से खेल बनता है दोस्तों। अब ये जो पदों की संख्या है ये कैसी है, तो ये है विषम। तो जब पदों की संख्या आपकी विषम होती है तो माध्यिका बराबर फार्मूला लगता है, पदों की संख्या अगर विषम है तो माध्यिका बराबर फार्मूला लगता है n प्लस 1/2वें पद का मान, n प्लस 1/2वें पद का मान। सिर्फ देखो यहां क्या लिखा है, मैं पूरा फार्मूला लिखा हूं इसीलिए। अब n की वैल्यू जो होती है वो कितनी दी गई है 7 दी गई है, यानी 7 पद हैं। तो 7 प्लस 1/2वें पद का मान जब आप करोगे तो यहां पे क्या आएगा निकल के, तो 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 में 2 से भाग दोगे तो 4 आएगा, यानी 4वें पद का जो मान होगा, 4वें पद का जो मान होगा वो हमारा होगा क्या माध्यिका। तो चौथा पद कौन सा होगा 1, 2, 3 एंड 4, यानी 14 जो है वो हमारी माध्यिका है। एंड कुछ लोग
करके आ जाते हैं कि ये लिखते नहीं है लास्ट में पद का मान, और इसकी वजह से उनका आंसर आ जाता है 4 और इस 4 को छोड़ के चले जाते हैं, फिर कहते हैं सर लगा के आए थे और हमें नंबर नहीं मिला है। तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। 4वें पद का मान मतलब आपको हमेशा आंसर याद रख लो, चाहे माध्य माध्यिका कुछ भी बताओगे, आंसर आपके दिए गए आंकड़ों में से आता है, कभी भी आपके आंकड़ों से अलग नहीं आता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरे की दोगुनी है। तो दो संख्याओं का योग 24 है, तो इसको जब हम हल करेंगे दोस्तों, तो इसको हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24। तो अब कहा गया है कि जो एक संख्या है, यानी मान लो जो यक्स है, ये दूसरे की क्या है, दोगुनी है। तो दूसरे की यानी y की दोगुनी है, मतलब यक्स जो है वो y की दोगुनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। इस तरह के समीकरण को भी युगपत समीकरण का एक चैप्टर मिलेगा आपको प्लेलिस्ट में, जाके वहां पे देखिए, मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अब यक्स की वैल्यू 2i है, पुट दिस वैल्यू समीकरण नंबर 1, यानी यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब रखोगे आप, तो यहां पे समीकरण 1 में यक्स प्लस वाई बराबर 24 दिया गया है। अब यक्स की जगह हमें क्या रखना है, 2y, तो यहां पे रखोगे 2y प्लस वाई बराबर 24 के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2y और y मिलके कितना हो गया, 3y बराबर कितने के, 24 के। तो y का मान कितना हो गया, 8 हो गया। तो जब y का मान 8 हो गया, जब y का मान 8 हो गया, तो समीकरण 2 में जब रखोगे तो यक्स बराबर कितना लिखा गया है, 2y, और तो इस y की जगह पे हम कितना रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 8 बराबर कितने के, 16 के। यानी संख्या हमारी कितनी हो गई, 16, और दूसरी संख्या क्या हो गई, 8 हो गई, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। दिया गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। अब एक वृत्त हम बनाते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है, यहां से यहां तक की। अगर हम O ले लेते हैं, A ले लेते हैं, और एक जीवा है जो कि कितनी है, 16 सेंटीमीटर लंबी है। तो यक्स वाई हम एक जीवा लेते हैं जो कितनी लंबी है, 16 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। पूछा है कि केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी यहां से लेके ये वाली लेंथ हमें पता करनी है, ये वाली लेंथ हमें पता करनी है। तो इसको हम मान लेते हैं ये यच है, और याद रखना कि अगर हम O से यक्स को मिलाएंगे तो ये भी त्रिज्या ही होगी, यानी 10 होगी, और अगर हम O से Y को भी मिलाएंगे तो ये भी त्रिज्या होगी, यानी 10 होगी। दूसरी भाषा में समझो कि जब भी केंद्र से कोई भी लंब जीवा पर खींच, कोई भी लाइन अगर जीवा को मिलाती है तो वो जीवा पर लंब होती है। यानी हमारा, अगर हम इसको एक नाम दे दें यहाँ पे D, तो हमें एक त्रिभुज मिलेगा ODX, त्रिभुज ODX में ध्यान से देखना। तो इस तरह से आपको एक त्रिभुज मिला है OD एंड x, जिसमें ये 10 सेंटीमीटर की आपकी हो गई। अब चूंकि ये लेंथ 16 सेंटीमीटर की है, टोटल लेंथ 16 सेंटीमीटर की है, तो जब भी कोई भी लंब यहां पे खींचा जाता है तो ये समद्विभाजित हो जाती है, यानी 8 की हो जाएगी। यानी x से लेके d तक की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 की हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमें पता करनी है, जिसको मैंने ये आपको यच बताया है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हो कर्ण का वर्ग, यानी 10 का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग यानी यच का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 बराबर h स्क्वायर प्लस 64, 64 इधर भेजोगे 36 आएगा, और 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6। तो इस तरह से हमारे जो केंद्र की जीवा होगी वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर की होगी। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही कम टाइम में ये पूरा का पूरा सेशन मैंने आपको लगा के डिलीवर कर दिया है समझाते हुए। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लो तो इससे भी कम समय में आप पूरा का पूरा सेशन लगा सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।